Assalamualaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम लैंड रेवेन्यू एक्ट में चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं. सेक्शन 122 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम सेक्शन 123 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे. पावर टू फिक्स बाउंड्री बिटवीन रिवर एंड स्टेट्स. अब ये रिवर एंड स्टेट्स कौन सी ज़मीनें होती हैं? देखिए, ऐसी लैंड्स जो कि दरिया के किनारे हों, जिनमें दरिया के बहाव की वजह से, दरिया के कटाव की वजह से उनमें चेंजिंग वगैरह आती हों, उनकी बाउंड्रीज़ में, उनकी लिमिट्स में, ऐसी स्टेट्स को रिवर एंड स्टेट्स कहते हैं. अब यहाँ से सेक्शन 123 से 128 इसी किस्म की ज़मीनों से रिलेटिंग है. थोड़ा सा टेक्निकल है ये पार्ट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको मैं जितना ईजी कर सकूँ. सब सेक्शन 1, When any two or more states are subject to river action, जब दो या दो से ज़्यादा इस किस्म की स्टेट्स सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन हो, उनमें चेंजिंग वगैरह आती हों उस दरिया के एक्शन की वजह से, सैलाब की वजह से, उनके कटाव, उनके बहाव में चेंजिंग की वजह से. एंड द लिमिट्स ऑफ एनी सच स्टेट्स आर बाई एनी लॉ, रूल और कस्टम और यूजेज और ऑर्डर और डिक्री ऑफ एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी एप्लीकेबल देयर टू. या और दूसरी बात अब यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इस किस्म की स्टेट्स जो कि सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन है, वो उनकी जो लिमिट्स हैं, वो वहाँ पे जो कस्टम्स वगैरह हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ पे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे जो लॉ है, या वहाँ पे कोई कोर्ट की डिक्री वगैरह या किसी भी अथॉरिटी की कोई डिक्री वगैरह, उसकी वजह से जो वहाँ पे एप्लीकेबल है, उनकी जो लिमिट्स हैं इस किस्म की लैंड्स की, इस किस्म की स्टेट्स की, लाइबल टू वेरी अकॉर्डिंग एज वेरिएशंस मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अकर इन द कोर्स और एक्शन ऑफ सच रिवर. और उनकी जो ये बाउंड्रीज लिमिट्स वगैरह है ना, उनमें चेंजिंग वगैरह आती है टाइम टू टाइम उस रिवर एक्शन की वजह से. सिंपली वहाँ पे जो लॉज वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि चूँकि इनमें रिवर की वजह से चेंजिंग्स वगैरह आती हैं इनकी बाउंड्रीज़ वगैरह में. द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे ऑर्डर अ परमानेंट बाउंड्री लाइन टू बी फिक्स्ड बिटवीन एनी सच स्टेट्स. तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, इस किस्म की जो स्टेट्स हैं जो सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन है, वहाँ पे एक परमानेंट बाउंड्री लाइन उनके दरमियान ड्रॉ कर देगा. और सच पोर्शन देयर ऑफ, या उनके किसी अगर कोई पोर्शन इफेक्ट होता है तो वहाँ पे परमानेंट बाउंड्री लाइन, इसका हल ही है परमानेंटली आप बाउंड्री लाइन लगा दो. एज आर लाइबल टू रिवर एक्शन, जो कि रिवर एक्शन से. अब इसको मैं सिंपली करूँ सब सेक्शन 1 को, कि ऐसी ज़मीनें, ऐसी लैंड्स, ऐसी स्टेट्स जो कि सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन है, वहाँ पे उनमें चेंजिंग आती है रिवर के एक्शंस की वजह से, वहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू परमानेंट बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर देता है इस किस्म की स्टेट्स के दरमियान, या फिर उनका कोई पोर्शन जो इफेक्ट होता है उनके दरमियान. सब सेक्शन 2, अपॉन एन ऑर्डर बीइंग मेड अंडर सब सेक्शन 1, जब ये एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कि ये स्टेट्स हैं, ये सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन है, यहाँ पे एक परमानेंट बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी जाए. द कलेक्टर शेल फिक्स अ बाउंड्री लाइन बिटवीन सच स्टेट्स और पोर्शंस ऑफ सच स्टेट्स. तो कलेक्टर ये बाउंड्री लाइन जो है वो फिक्स करता है इस किस्म की स्टेट्स या उनके पोर्शन के दरमियान अकॉर्डिंगली. एंड सच एंड शेल डिमार्केट द सेम, और उनकी हदबंदी कर देता है ना, डिमार्केट उनको कर देता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 117 एंड ऑफ द रूल्स. 117 के सेक्शन 117 और उसके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, इफ़ एनी मेड अंडर सेक्शन 121. तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर कर देना है कि परमानेंट इनकी बाउंड्री लाइन फिक्स कर दो. कलेक्टर वो फिक्स करेगा, डिमार्केट करेगा इस किस्म की स्टेट्स को जो सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 करेगा. सब सेक्शन 3, एवरी सच बाउंड्री लाइन शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू हिस्ट्री ऑफ द स्टेट्स. यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि ये जो बाउंड्री लाइन फिक्स करनी है ना, इसमें ड्यू रिगार्ड देना है जो उन स्टेट्स की हिस्ट्री है, वो पहले किस तरह थी, ये सारा कुछ भी देखा जाएगा. यहाँ पे वर्ड है शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड, यानी ये फिक्स करनी है हिस्ट्री को सामने रखते हुए.
and the interest of the persons respectively owning them or possessing right therein. दूसरी बात करनी है, एक तो हिस्ट्री को देखना है, जो दूसरा जो वहाँ के लोग थे जिनके वो पोजेशन में ज़मीन थी, जिनका उनमें कोई इंटरेस्ट था, उनको भी उन पर्सनस के राइट्स वगैरह को भी जहन में रखा जाएगा, फिर ये बाउंड्री लाइन फिक्स की जाती है. इन सच मैनर एज मे बी जस्ट एंड इक्विटेबल इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, यानी बराबरी की सतह पे उनके राइट्स को देख के, प्रीवियस हिस्ट्री को देख के ये बाउंड्री फिक्स की जाएगी. सबसेक्शन 4, no such boundary line shall be deemed to have been permanently fixed until it has been approved by the executive district officer revenue. अब ये पंजाब में इसको कमिश्नर के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को. तो सबसेक्शन 4 में ये कह रहा है कि ये बाउंड्री लाइन जो फिक्स की जा रही है ये इसकी अप्रूवल देगा. नो सच बाउंड्री लाइन शैल बी डीम टू हैव बिन परमानेंटली फिक्स्ड. हाँ, ये जो बाउंड्री लाइन उसने ड्रॉ की है ये तब तक परमानेंट समझी नहीं जाएगी जब तक इसकी अप्रूवल एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू या पंजाब में ये कमिश्नर नहीं कर देता. इसकी अप्रूवल होगी तो फिर ये परमानेंट बाउंड्री लाइन कंसिडर की जाएगी. सेक्शन 124, ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है. तो देखते हैं, कोशिश करता हूँ आपको इसको समझाने की. सब सेक्शन 1, एवरी बाउंड्री लाइन फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 शैल. अब ये कह रहे हैं कि जो भी ये बाउंड्री लाइन 123 के अकॉर्डिंगली फिक्स की जा रही है, यानी परमानेंटली फिक्स की जा रही है एक बाउंड्री लाइन रिवर एंड स्टेट्स के दरमियान, जो कि सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन है, जहाँ पे दरिया के बहाव की वजह से, उसके कटाव की वजह से बाउंड्रीज चेंज हो रही थी. वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर से कलेक्टर ने एक परमानेंट बाउंड्री लाइन फिक्स कर दी है और उसकी अप्रूवल भी दे दी है. ये मान के चलते हैं, ठीक है. ये बाउंड्री लाइन जो फिक्स हो रही है ये परमानेंट हो रही है. ये क्या रह रहे हैं, ये जो बाउंड्री लाइन कहीं पे भी इस किस्म की फिक्स हुई है जो कि परमानेंट बाउंड्री लाइन है, notwithstanding anything to contrary in any law, rule or custom or usage or order of decree of any court or other authority. यहाँ पे कह रहे हैं फर्दर कि notwithstanding किसी भी कस्टम में, यूजेज में, उसके किसी भी लॉ में, किसी कोर्ट के ऑर्डर में या किसी भी दूसरी कोई अथॉरिटी है उसने अगर कोई ऑर्डर दिया है इससे रिलेटेड, वो कह रहे हैं उसको साइड पे छोड़, उसको नहीं माना जाएगा. बाउंड्री लाइन जब ड्रॉ हो गई या फिक्स हो गई या परमानेंटली, तो फिर शैल बी फिक्स्ड अ कांस्टेंट बाउंड्री बिटवीन द स्टेट्स अफेक्टेड देयर बाय. तो जो भी स्टेट्स थी जो इफेक्ट हो रही थी उनके दरमियान ये एक जो परमानेंट लाइन ड्रॉ कर दी गई है वो एक ये कांस्टेंट बाउंड्री होगी उन स्टेट्स की जो इफेक्ट होती थी. देखें, फिर बाउंड्री लाइन परमानेंटली फिक्स कर दी गई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से. उसके बाद जो भी स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री भी इसके साथ कॉन्स्टेंटली होगी. पहली बात. सेकंड, अब दूसरी बात कह रहे हैं एंड द प्रोपराइटरी, यानी प्रोपराइटरी होता है मालकाना हकूक जो होते हैं, एंड द प्रोपराइटरी एंड ऑल अदर राइट्स इन एवरी होल्डिंग, या दूसरे जो भी जिस किस्म के भी हकूक हैं, कोई लीज के व्हाटएवर, वो सारे कह रहे हैं कि एंड प्रोपराइटरी एंड ऑल अदर राइट्स इन एवरी होल्डिंग, हर होल्डिंग में जो कि उस स्टेट्स में थी, फील्ड में और अदर पोर्शन ऑफ एन स्टेट्स, या उस स्टेट्स के जो दूसरे पोर्शंस हैं उनमें, सिचुएट ऑन ईच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन सो फिक्स्ड. क्लियरली कह रहे हैं कि जब बाउंड्री लाइन परमानेंटली फिक्स हो गई है उसके साथ पहली बात तो एक ये होगी कि किसी दूसरे कानून में कोई कस्टम रिवायात में जो कुछ भी लिखा उसको साइड पर रखो. बाउंड्री लाइन जब परमानेंटली फिक्स हो रही है उसके साथ साथ एक तो ये कांस्टेंट बाउंड्री होगी उन स्टेट्स के दरमियान जो इफेक्ट होती थी. सेकेंडली, जो भी प्रॉपराइटरी या दूसरे जिस किस्म के भी राइट्स हैं उसकी किसी होल्डिंग में, उसके किसी पोर्शन में
किसी भी हिस्से में जो जिस साइड पे वो स्टेट होगी वो उसमें रहेंगे बाउंड्री लाइन ड्रॉ होने के बाद। देखें एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है। पहले तो थी इस तरह दरिया का बहाव इस तरह होगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि इधर वाले की ज़मीन कम हो गई है, इधर वाले की ज़्यादा हो गई है। अब ये कम एक बाउंड्री लाइन परमानेंटली फिक्स कर दी गई है। वो कह रहे हैं इसके साथ ये जो स्टेट जो कम हुई थी इसमें इधर वाला पोर्शन भी आ जाएगा। एक बाउंड्री लाइन फिक्स करके इसका पोर्शन तो पूरा करना ना, इसका काम तो नहीं रहने देना। वो बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुई है तो इधर वाली स्टेट में जो भी पोर्शंस आ गए हैं वो उनके जो भी लोग होंगे मालकाना हकूक वो उनके ही होंगे, वो भी हमेशा के लिए होंगे। जो इधर वाले बाउंड्री लाइन में होंगे वो उनके होंगे। मैं लास्ट टाइम इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एवरी बाउंड्री लाइन फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग to contrary in any law, rule or custom or usage or order of decree of any court or other authority। जब बाउंड्री लाइन परमानेंटली फिक्स हो गई है। बी फिक्स्ड अ कांस्टेंट बाउंड्री बिटवीन द स्टेट्स अफेक्टेड देयर बाय, तो जो बाउंड्रीज होंगी वो भी कांस्टेंट होंगी इन स्टेट्स के दरमियान। एंड द प्रोप्राइटरी एंड ऑल अदर राइट्स इन एवरी होल्डिंग, जितनी भी होल्डिंग्स हैं, फील्ड हैं, दूसरे पोर्शन है उस स्टेट में सिचुएट ऑन ईच साइड की वो बात कर रहे हैं ऑफ द बाउंड्री लाइन सो फिक्स। बाउंड्री लाइन जब फिक्स हुई है उसकी ईच साइड पे जो भी स्टेट्स हैं उनमें जो भी होल्डिंग है वो प्रॉपराइटरी राइट्स भी उनके साथ ही कांस्टेंट होंगे। शेल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, अब ये वो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू दूसरी अगर कोई प्रोविजंस इससे कॉन्ट्रेरी हैं तो वो देख लेना। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन वेस्ट in the landowners of the estate which lies on that side of the boundary line on which such holding field or other portions of an estate is situate। और फर्दर ये बात को कह रहे हैं कि जब बाउंड्री लाइन फिक्स हो गई है ना उसके बाद इधर वाली जो बाउंड्री के इधर जो स्टेट आ गई है जो इधर आ गई है उसमें जो लोगों के राइट्स हैं उस होल्डिंग के अकॉर्डिंगली वो उधर ही रहे, वो परमानेंट हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए होंगे। वेस्ट इन द लैंड ओनर्स, वो वेस्ट कर रही है, ये बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुई है उसके बाद ये वेस्ट कर रही है इन द लैंड ओनर्स ऑफ द स्टेट के जो होंगे लैंड ओनर्स विच लाई ऑन दैट साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑन विच सच होल्डिंग फील्ड और अदर पोर्शन ऑफ एन स्टेट इज सिचुएट। देखिए वही बात आ गई ना कि अगर कोई पोर्शन किसी का काम हुआ है किसी स्टेट का उसको पूरा किया गया दूसरी साइड से, तो बाउंड्री लाइन जब परमानेंटली ड्रॉ हो गई है स्टेट्स के दरमियान तो ईच साइड पे बाउंड्री लाइन के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि ये पोर्शन इसका ये मालिक है, बाकी दूसरे जितने भी राइट्स हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं करूँ ये कम्प्लेक्स था, आई होप आपको समझ आ गई हो। सब सेक्शन 2, इफ़ बाय द ऑपरेशन ऑफ सब सेक्शन 1 the proprietary or any other rights in any land which at the time of boundary line is fixed is under cultivation or reasonably fit for cultivation or yield any produce substantial value। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं if the operation of the subsection 1, अब subsection 1 में क्या हो रहा था, यहाँ पे वो राइट्स वगैरह चल रहे थे। परमानेंट बाउंड्री लाइन ड्रॉ होने के बाद वो राइट्स वगैरह परमानेंट हो रहे थे उनके साथ। इफ़ बाय द ऑपरेशन ऑफ सब सेक्शन 1 परमानेंट बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुई है उसके बाद राइट्स इधर वालों के वो कह रहे हैं इधर वालों के रहेंगे, इधर वालों के जो भी स्टेट बाउंड्री लाइन के इधर है उसके जो लैंड ओनर्स हैं उनके राइट्स होंगे, जो इधर हैं वो उनके होंगे। द प्रोप्राइटरी and any other rights in any land which at the time of boundary line is fixed is under cultivation। तो यहाँ पे ऐसा हुआ ना कि मिसाल वही थी ना कि एक की ज़मीन कम हो रही थी एक की ज़्यादा हो गई थी, बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुई। बाउंड्री लाइन जब ड्रॉ हो रही थी उस टाइम पे जहाँ पे ज़मीन बढ़ गई थी अब उसमें से कुछ पोर्शन तो दूसरे वाले को देना है ना, उसका पूरा तो करना है। वो तो दरिया के बहाव की वजह से उसमें चेंजिंग वगैरह आ गई हैं, उसका पोर्शन कम हो गया। तो कह रहे हैं कि जब ये बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहे थे ना वहाँ पे कोई उसने फसल लगा ली थी जिसके वो पहले
पोजेशन में थे जिसका बढ़ गया था पोर्शन, उसने कोई कल्टीवेशन कर ली थी, फसल लगा ली थी जो अभी तैयार नहीं हुई, तो वो क्या किया जाएगा वहाँ पे? इफ़ बाई ऑपरेशन ऑफ सब सेक्शन 1, देखिए ये बहुत कम्प्लेक्स है ये वाला पोर्शन, मैं इसलिए इसको बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि मैं क्लियर कर सकूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। If by operation of subsection 1 the proprietary or any other rights in any land which at the time of boundary line is fixed is under cultivation, या वहाँ पे कटाई हो रही थी और reasonably fit for cultivation, या वो फसल तैयार हो चुकी थी अभी काटी नहीं गई थी। देखें, इसकी कम हुई थी, इसकी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी ज़्यादा हुई थी उसने वहाँ पे फसल वगैरह उगाई हुई थी, या अभी वो तैयार नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली बाउंड्री लाइन ड्रा हुई तो वो पोर्शन इसके पास आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होना है बेसिकली, और या उसमें कोई सब्सटेंशियल किस्म के वैल्यू की कोई फसल थी, बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैंड ओनर एंड अदर राइट्स होल्डर्स ऑफ एनी वन स्टेट टू द लैंड ओनर ऑफ एनी अदर स्टेट, दूसरी स्टेट वाले को ये अब ट्रांसफ़र हो गई है। वही बात फिर वहीं पे हम मिसाल पे आ जाते हैं। देखें, इसका पोर्शन कम हुआ, इसका ज़्यादा हो गया, अब बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो रही है, इसका पोर्शन से ऑब्वियसली इसको दिया जाएगा, इसको भी तो पूरा करना है। लेकिन जब बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो रही थी वहाँ पे इस पर्सन ने, जिसकी ज़मीन बढ़ गई थी, उसने वहाँ पे फसल लगाई हुई थी, अभी वो तैयार नहीं हुई, उसको अभी कल्टीवेट नहीं किया जा रहा, बाद में होना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुई और ये सारा इधर वाले के पास आ गया। ये ऊपर सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली ये हो रहा था ना, जब बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुई तो राइट्स इधर वाले के पास आ रहे हैं। अब ये राइट्स तो इसके पास आ गए, तो ये क्या करेगा, इसने तो बेचारे ने अपनी फसल लगाई हुई है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा, ये अब एक स्टेट से प्रोप्राइटरी और अदर राइट्स जो हैं वो दूसरी स्टेट वाले लैंड ओनर को ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिसकी कम हो गई थी, ये सारा बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैंड ओनर और अदर राइट्स होल्डर्स ऑफ एनी वन स्टेट, ये वाला, टू द लैंड ओनर्स ऑफ एनी अदर स्टेट, ये वाला, इधर वाले से इधर वाले को ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे हो रही है, 123 में जो बाउंड्री लाइन लगाई थी उसके बाद ये 124 के 1 के अकॉर्डिंगली इधर वालों के ये हो जाएगा, बाउंड्री लाइन के इधर जो स्टेट है वो सारी इसके लैंड ओनर्स के पास, और जो इधर चली गई है वो इसके पास होगी। अब यहाँ वाले ने फसल लगाई हुई थी। द कलेक्टर, तो कलेक्टर करेगा शेल बाई रिटन ऑर्डर, तो कलेक्टर यहाँ पे रिटन ऑर्डर देगा, डायरेक्ट दैट द राइट्स इन सच लैंड शेल नॉट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125, 126, 127। कलेक्टर एक रिटन ऑर्डर देगा कि भाई जो भी राइट्स थे ना, चूँकि उसकी फसल लगी हुई है, उसका खर्चा हुआ है, उसको भी नहीं नुकसान देना। वो कह रहा है सब्जेक्ट टू 125, 26, 27 जो बाद वाले सेक्शन आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली वो उनको भी देखना है ध्यान में। बी सो ट्रांसफर्ड अनलेस एंड अनटिल द लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच एनी सच ऑर्डर इज मेड सीजेस टू बी रीजनेबली फिट फॉर कल्टीवेशन। वो कह देगा कि कलेक्टर के भाई जब तक ये अपनी फसल तैयार नहीं हो जाती, ये इसको काट नहीं लेता, तब तक राइट्स नहीं दूसरे के पास जाएंगे, तब तक वो रोक देंगे, यानी वो उसका जो खर्चा वगैरह हुआ है उसका तो ना नुकसान हो। दोबारा, द कलेक्टर शेल बाई रिटन ऑर्डर डायरेक्ट दैट द राइट्स इन सच लैंड शेल नॉट, नहीं होंगे, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125, 26 एंड 27, बी सो ट्रांसफर्ड, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, unless and until the land in respect of which any such order is made ceases to be reasonably fit for cultivation, वो तैयार नहीं हो जाती कटाई के लिए, or to yield any produce or substantial value, and upon any such order being made the transfer of the rights in such land shall be suspended accordingly। ठीक हो गया ना। कलेक्टर कह देगा कि भाई उसने फसल लगाई हुई है इधर वाले ने, जब तक वो फसल कटाई के लिए तैयार नहीं हो जाती, कट नहीं, उसकी कटाई हो नहीं जाती, तब तक कोई राइट्स इधर वाले को ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तब तक ये राइट्स ट्रांसफ़र होना सस्पेंड है। दो बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो चुकी है, दो वो ज़मीन के मालिकाना हकूक़ इधर वाले के पास आ गए जिसकी ज़मीन कम हुई थी। इवन देन जब तक वो फसल नहीं अपनी काटेगा तब तक अगर कलेक्टर चाहे तो इस सारे मामले को सस्पेंड कर देगा। सब सेक्शन 3, when any portion of the land specified in any order made under subsection 2, ये कलेक्टर ने जब रिटन ऑर्डर कर दिया है,
ceases to be reasonably fit for cultivation or yield any produce to be substantial value, the order shall, when the collector in writing so directs, ceases to operate as to that portion. जब वो ऑब्वियसली वही ऑर्डर कर रहा है, वो उसके ऑर्डर के साथ ही ये ख़त्म होगा और ट्रांसफ़र वगैरह होगा, उसने अपनी फसल वगैरह काट लिया तो सबसेक्शन 4 द डिसीजन ऑफ द कलेक्टर एज to whether the for the purpose of subsection 2 any land is or is not reasonably fit for cultivation or does not yield any produce of substantial value shall be final. वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो डिसाइड करना है कि क्या जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार है नहीं तैयार है, वो बड़ी सब्सटेंशियल वैल्यू की फसल है, ये सारा किसने डिसाइड करना है? जो कलेक्टर है ना, उसने इस पे जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल समझा जाएगा, उसको ही माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 124। बहुत ज़्यादा सिंपल करूं तो ऐसी ज़मीनें जिनमें दरिया की वजह से उनकी बाउंड्रीज़ वगैरह चेंज होती थी, सैलाब आते थे, तो वहाँ पे कह रहे हैं एक तो 123 में बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दो परमानेंटली, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, ऑर्डर कलेक्टर कर देगा। उसके बाद 124 में उन्होंने कहा कि बाउंड्री लाइन जहाँ पे ड्रा हुई है, इधर वालों की जो ज़मीन स्टेट्स होंगी वो उनके मालिकाना हो, इधर वालों के जो होंगे उनके मालिकाना हो। 124 में सेकंड बात थी कि जब अगर एक ज़मीन इस तरह बाउंड्री लाइन ड्रॉ होने के वक्त अगर वो कल्टीवेशन वहाँ पे हुई थी, वो अगर बढ़ गई थी, दूसरे की कम हुई थी, तो फसल की कटाई तक और बड़ी कोई महंगी फसल है, ये सारे मैटर्स फिर कलेक्टर इस दौरान कि जब तक वो फसल को अपनी काट ना ले, बेशक बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो गई है, वो पोर्शन अब इधर वाले के पास आ गया जिसकी ज़मीन कम हुई थी, इवन देन वो स्टे कर देगा कि राइट्स वगैरह उधर ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक वो अपनी फसल नहीं काटता, जब तक वो अपना ऑर्डर को ये कैंसिल नहीं करता। और ये इसी का ऑर्डर फाइनल होगा कलेक्टर का इस मैटर से रिगार्डिंग कि फ़सल तैयार हुई है, अभी राइट्स ट्रांसफ़र करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो इसके लिए फाइनल ऑर्डर कलेक्टर का ही होगा। 125 एप्लीकेशन फॉर इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। अब ये इमीडिएटली कौन कह रहा है? जिसकी कम हुई है वही कह रहा था ना, बाउंड्री लाइन ड्रॉ होने के बाद वो पोर्शन जिस मालिक के पास आया है वो तो कहेगा कि जी मुझे फौरी इसको दिलवा दो, बेशक दूसरे की फसल लगी हुई है, मुझे दिलवा दो। When any order has been made under sub rule 2 of section 124 के अकॉर्डिंगली सब सेक्शन 2 में कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया है, राइट्स को सस्पेंड कर दिया कि जी अभी ट्रांसफ़र नहीं होने, अभी उसकी फसल लगी हुई है, वो फसल अभी तैयार नहीं है, अभी कटाई वहाँ पे नहीं हो सकती, तो अभी तक कोई आपके राइट ट्रांसफ़र नहीं होंगे। द लैंड ओनर और एनी ऑफ देम इन होम, चाहे कोई एक लैंड ओनर है या कोई और ज़्यादा हैं जिनमें, बट फॉर सच ऑर्डर द राइट्स इन द लैंड स्पेसिफाइड देयर इन वुड वेस्ट, उनमें ये राइट्स जाने थे। बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुई ना, जिसकी काम हुई थी, अब बाउंड्री लाइन ड्रॉ होने के बाद इधर वाले का पोर्शन थोड़ा इसको मिल गया और वहाँ पे उसकी फसल लगी हुई है, कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया, ये वाले ने एप्लीकेशन दे दी है। मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कलेक्टर, तो ये वाला कलेक्टर को इन राइटिंग एप्लीकेशन देगा टू फोर्थ विच ट्रांसफ़र द राइट्स द ट्रांसफ़र फॉर विच हैज़ बिन सस्पेंडेड बाई सच ऑर्डर अपॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द सेम। वो कहेगा कि जी ठीक है, इसकी फसल लगी हुई है, मैं सारा इसको कंपनसेशन वगैरह देता हूँ, मुझे फौरी तौर पे ये चूँकि बाउंड्री लाइन के बाद अब मेरे पास आ गई है ज़मीन, बेशक इसकी फसल लगी है, मैं इसको कंपनसेट करता हूँ, मुझे ज़मीन मेरी फ़ौरन दिलवाई जाए। ये एप्लीकेशन देगा, किसको देगा? कलेक्टर को ही देनी है। 126 अवार्ड ऑफ कंपनसेशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स देयर बाय वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 इज मेड द कलेक्टर शैल। अब जब एप्लीकेशन आ गई तो कलेक्टर ने क्या करना? ऑब्वियसली वो दूसरी पार्टी को भी सुनेगा। ए फिक्स डे फॉर द हेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, पहली बात तो वो एप्लीकेशन को सुनने के लिए एक डेट फिक्स करेगा। कॉज नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन, अब वो इसके नोटिस वगैरह सर्व करेगा। एंड ऑफ द डे फिक्स्ड फॉर द हेयरिंग देयर ऑफ टू बी सर्व्ड ऑन और प्रोक्लेम्ड फॉर द इंफॉर्मेशन of all persons recorded as having rights in the land specified। अब ये ऑब्वियसली एप्लीकेशन वो फाइल कर दिया कि मुझे फौरी दिलवाओ, तो उसके नोटिस वगैरह सर्व करवाएगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनमें प्रोक्लेमेशन उससे रिलेटेड करवाएगा। सी अपॉन द डे सो फिक्स्ड फॉर हेयरिंग, फिर उसके बाद वो दिन आ गया जिसके लिए नोटिस भेजा गया था।
और एनी डेट टू विच हेयरिंग मे बी एडजर्न, या उसके बाद कोई और डेट है जब ये जिसके लिए ये एडजर्न हुआ था। इंक्वायर इनटू द राइट्स इन द लैंड, तो वो यहाँ पे एक इंक्वायरी करेगा कि राइट्स से रिलेटेड किसके क्या क्या राइट्स हैं। एंड अवार्ड कंपनसेशन, कंपनसेशन अवार्ड करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल राइट्स फाउंड एस्टेब्लिश्ड देयर इन टू द पर्सन सेवरली इंटाइटल्ड देयर टू। वो ऑब्वियसली इस एप्लीकेशन को सुनेगा और उसके बाद अगर वो डिसाइड करता है कि यस कंपनसेशन दे दो, और वो कंपनसेशन दे दी जाएगी और हर एक को उसकी उसकी कंपनसेशन दे देगा, पर ये उसकी मर्ज़ी है अगर वो इस एप्लीकेशन को अलाउ कर रहा है तो। डी, inform the applicant of the aggregate amount of compensation so awarded and require him to deposit the amount with the collector on or before a day to be fixed by him in that behalf। ऑब्वियसली जब उसने अलाउ ही कर दिया एप्लीकेशन कि ठीक है जी आप इसको कंपनसेशन दे दें, आपको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद वो एक दिन फिक्स करेगा कि इस दिन पे या इससे पहले आप ये जो कंपनसेशन की अमाउंट है ये पे कर दो। वो पे करेगा और फिर ऑब्वियसली उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे प्रोवाइजो साथ अटैच की गई है, प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन it shall be lawful for the collector in his discretion and at any time before an award of compensation thereon has been made to reject such application। क्लियर वर्ड्स में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने इसका मतलब ये नहीं समझ लेना ऊपर वाले सब सेक्शंस को देख के कि भाई जब भी इस किस्म की 125 वाली कोई एप्लीकेशन आई गई है तो उसने अलाउ ही होना है। नहीं, वो सुनेगा और उसको लगता है कि नहीं भाई अभी नहीं, जब तक वो फसल नहीं काटता तब तक हमने आपको ट्रांसफ़र नहीं करवानी, तो उसका राइट है, वो कर सकता है। यानी एप्लीकेशन को वो अलाउ भी कर सकता है, कंपनसेशन भी दिलवा सकता है दूसरों को, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पास ये भी पावर है कि भाई उसको रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन को कि आप वेट करो, अभी नहीं। Subsection 2, in awarding compensation under subsection 1, the collector shall be guided by the provisions of section 23 and section 24 of the Land Acquisition Act। अब वो सिंपल सी यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि जब ये कंपनसेशन वगैरह अवार्ड करनी है ना, उसने अगर वो अलाउ कर रहा है तो ये सेक्शन 23 और सेक्शन 24 लैंड एक्विजिशन के उनको कंसिडर करेगा, उनको सामने रख के ध्यान में फिर फैसला देगा। सबसेक्शन 3, ऑन द 15th day of May next after the whole amount of the compensation so awarded has been deposited with the collector। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये कंपनसेशन का ऑर्डर हो गया उसके बाद अगला जो मे होगा उसकी 15वें दिन तक अगर तो पूरी अमाउंट कंपनसेशन जो दी अवार्ड की गई थी वो कलेक्टर को डिपॉजिट करा दी गई। मैं फिर कहता हूँ जब ये अवार्ड कंपनसेशन के अवार्ड ये एप्लीकेशन दी थी, ये अलाउ हुई है और इसमें ऑर्डर पास हो गया कंपनसेशन आप दे दें, उसके बाद जो नेक्स्ट में आएगा ना, जब भी वो ऑर्डर पास किया गया उसके 15वें दिन तक, नेक्स्ट मे के 15वें दिन तक अगर पूरी अमाउंट डिपॉजिट करवा दी गई है जो भी अवार्ड में लिखी हुई थी कलेक्टर को, द ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 124 शैल सीज टू ऑपरेट। तो 124 वाला जो उसने ऑर्डर किया था कि भाई जब जाके फसल नहीं काटता, फसल अभी तैयार नहीं हुई तो अभी तक कोई राइट्स इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो ऑर्डर ऑपरेट करना ख़त्म हो जाएगा, वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड वेस्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर सब सेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन। और 124(1) में क्या था कि जो भी राइट्स इधर वालों के हैं और जो भी इधर वालों के वो उनके हो जाएंगे, वो उधर उधर कब्ज़ा आ जाएगा, वो उधर की उनकी ज़मीन हो जाएगी। ऑब्वियसली वो ये राइट्स बेशक इधर वाले की बड़ी थी, वो इधर वाले को दे दी गई थी बाउंड्री लाइन के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो सस्पेंड किया था क्योंकि उसकी फसल लगी है। अब चूँकि उसने पेमेंट जमा करवा दी है कंपनसेशन की, फौरी कब्जा दिलवाओ तो वो साथ ही इधर हो जाएगा। एंड वेस्ट इन अ मैटर वो सेक्शन 124 के 1 अकॉर्डिंगली इसके पास आ जाएंगे। एंड द कलेक्टर शैल प्रोसीड टू टेंडर द कंपनसेशन टू द पर्सन सेवरली एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम अंडर हिज अवार्ड। तो जितने भी लोग हैं जिनको कंपनसेशन यहाँ पे मिलनी है, 3-4 थे, को ओनर थे, को शेयर थे, जितने भी लोग थे जिनका वो शेयर बनता है उस अवार्ड में कंपनसेशन में, जिनकी ज़मीन इधर से इधर चली गई है, वो सारों को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा। 4, इफ़ एनी सच पर्सन एज अफोरसेड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द सम सो अवॉर्डेड एंड टेंडर टू हिम इट शैल बी प्लेस्ड टू हिज क्रेडिट इन द गवर्नमेंट। तो जो सरकार का ख़जाना होता है उसके नाम पे वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे कि भाई जब दिल चाहे आप इसको आके ले लेना, अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा हो तो। 5,
when any order made under subsection 2 of section 124 ceases under the provision of subsection 3 of the said section to operate, all rights reserved to any person by such order shall be extinguished. तो हर एक के राइट एक्सटिंग्विश हो जाएंगे. 127 वॉलंटरी ट्रांसफ़र नॉट अफेक्टेड. Notwithstanding the provisions of section 124, 125, 126, वो कह रहे हैं ये 24, 25, 26 में हम जो पढ़ के आ रहे हैं ना कि जी वो राइट्स दूसरे के पास चले जाने थे, दूसरे स्टेट वाले के पास, लेकिन वो सस्पेंड कर दिए गए थे. उसकी फसल लगी हुई है तब तक आपने कुछ नहीं करना. वो कह रहे हैं ये 24, 25, 26 में जो एप्लीकेशन दी जा रही है किसको, कंपनसेशन, करे साइड पे रखो सारी बातें. इन एवरी when notwithstanding the provisions of section 124, 25 and 26, when any person possessing any rights in any land in regard to the rights of which an order has been made under subsection 2 of section 124, यानी वो सस्पेंड किए गए हैं, voluntarily transfer such rights to any landowner of the states. वो voluntarily जिसको वो प्रॉपर्टी जानी थी वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है. वो अपनी मर्ज़ी से उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हो गया रजामंदी के साथ, वॉलंटेरली वो कह रहा है ठीक है जी मैं आपको ट्रांसफ़र, यानी उनकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है. इस सूरत में वॉलंटेरली ट्रांसफ़र सच राइट्स टू एनी लैंड ओनर ऑफ द स्टेट इन द लैंड ओनर्स ऑफ विच बट फॉर सच ऑर्डर such rights would vest under the operation of subsection 1 of that section. यानी जानी इसके पास थी जिसकी कम हुई थी, लेकिन वो सस्पेंशन का ऑर्डर था. वो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ दैट पर्सन द राइट्स so transferred shall forthwith cease to be subject to such order and vest in the landowners to whom they have been so transferred. यानी सिंपल सी बात है, बहुत सादा करो. अगर उनकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उन्होंने आपस में कोई रजामंदी कर ली है, कोई एग्रीमेंट उनका हो गया, तो भाई वो कह रहे हैं कि राइट्स अगर वो खुद आपस में ट्रांसफ़र कर रहा है ना, इधर वाला मर्ज़ी से ही इसको करी जा रहा है, तो वो हो जाएंगे. फिर 124 वाली जो बार थी कि जी सस्पेंड हो रहा है, वो सारे मामले ख़त्म. यानी मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, ठीक है उसकी फसल लगी हुई थी, ऑर्डर सस्पेंड हो रहा था, लेकिन अगर उनके एग्रीमेंट हो गया और इधर वाले ने इधर वाले को ट्रांसफ़र भी कर दिया, जो कि परमानेंट बाउंड्री लाइन ड्रॉ होने के बाद इसके पास आने थे, वो उसने कर दिए हैं उसको ट्रांसफ़र. तो वो कह रहे हैं ये इस वजह से नहीं मामला सारा रुक जाएगा कि जी वहाँ पर तो स्टे लगा हुआ है, वो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा. वो राइट्स अपनी मर्ज़ी से वॉलंटेरली उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, वो इन 124, 25, 26 पे सब्जेक्ट नहीं करेगा. इस वजह से नहीं भी वो ट्रांसफ़र होगी कि जी अगर उन्होंने खुद में कर भी लिया आपस में सेटलमेंट, लेकिन जी वहाँ पे तो कलेक्टर का ऑर्डर मौजूद है, आप नहीं कर सकते. नहीं, रजामंदी से वो ट्रांसफ़र उसको कर सकता है और वो हो जाएगी. 128 राइट्स ट्रांसफ़र टू बी लायबल. अब ये इसका रिवर एंड स्टेट्स वाला पोर्शन का ये लास्ट सेक्शन है. राइट्स ट्रांसफ़र टू बी लायबल टू ऑल द इंसिडेंट ऑफ टेन्योर ऑफ ए स्टेट टू विच ट्रांसफ़र इज़ मेड in every case in which under the provisions of section 124, 125, 126, 127 proprietary or other rights in the land are transferred from one landowner and जितने भी proprietary rights थे वो एक लैंड ओनर से दूसरे को ट्रांसफ़र हो गए हैं. and other rights holders of any estate to the landowner of any other state, या जो भी राइट्स थे वो किसी दूसरी स्टेट के जो लैंड ओनर है वो उसको ट्रांसफ़र हो गए. सच राइट्स शैल बी सब्जेक्ट टू ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ टेन्योर एंड लाइबिलिटीज़. ये जो राइट्स ट्रांसफ़र हो गए ना, ये सारे सब्जेक्ट होंगे जितने भी उस टेन्योर में उस दौरान पे जितने भी लाइबिलिटीज़ वगैरह होंगे अंडर एनी लॉ कस्टम्स फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स अप्लाई टू द राइट्स ऑफ द लैंड ओनर्स ऑफ द स्टेट्स टू विच सच राइट्स आर सो ट्रांसफर्ड. सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि जब लैंड ही ट्रांसफ़र हो रही है, उसके प्रॉपराइटरी या दूसरे राइट एक स्टेट वाले से दूसरे स्टेट वाले को चले गए, तो उस टेन्योर में जितने भी लाइबिलिटीज़ उस लैंड की होंगी वो उस मालिक पे ही आ जाएंगी, उस लैंड ओनर पे होंगी. 129 कॉस्ट ऑफ इरेक्शन एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स. अब ये कॉस्ट वगैरह कौन पे करेगा? सब सेक्शन 1 यहाँ से थोड़ा सा अब सेक्शंस ईजी हो जाएंगे. ये 128 तक बड़ा मामला कम्प्लेक्स था. सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू एनी रूल्स
which the Board of Revenue may with the previous approval of the government may make in this behalf. वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू, अगर तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोई गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ कोई रूल्स बनाए हुए हैं तो उनको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट टू है, उनके सब अकॉर्डिंगली होगा। Boundaries and survey marks shall be erected and kept in repair by or at the cost of the person interested in the land for the indication of the limits of which they are required. तो ये जो सर्वे मार्क्स करवाना चाह रहे हैं जो लोग जिनकी वो ज़मीनें हैं, ये कह रहे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस पे जो भी कॉस्ट वगैरह आ रही है रिपेयर के लिए, उनको इरेक्ट करने के लिए बाउंड्री मार्क्स को, सर्वे मार्क्स को, तो जिनकी वो ज़मीन है जो उसमें इंटरेस्टेड है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये बात होगी सब्जेक्ट टू रूल्स जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाने। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रूल्स बना दिया कि नहीं ये तो गवर्नमेंट ने पे करना, तो फिर गवर्नमेंट पे करेगी, अदरवाइज़ तो ये है भाई। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में in any case direct that cost of erection shall be borne by the government or be paid out of the proceed of the village officer cess। वो यहाँ पे प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी पर्टिकुलर केस में कह सकती है कि ये गवर्नमेंट ने पे करने। सब सेक्शन 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ विलेज ऑफिसर्स टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन और अनऑथराइज आल्ट्रेशन ऑफ द विलेज बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स। वो कह रहे हैं कि ये जो विलेज ऑफिसर्स होते हैं ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो बाउंड्री मार्क्स बनाई गई हैं, ये जो सर्वे मार्क्स, ये जो इरेक्शन की गई है, बुर्जियाँ वगैरह लगाई गई हैं, इनमें कोई बंदा इरेक्शन आल्ट्रेशन ना करे, खुद ही इसको चेंज चूंज ना करे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये विलेज ऑफिसर की। 130, रिकवरी ऑफ कॉस्ट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट। सब सेक्शन 1, इफ़ द पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड फेल टू इरेक्ट or repair a boundary or survey mark within 30 days from the date of their being required by the revenue officer to do so, the revenue officer may cause it to be erected or repaired। यानी कोई पर्सन था, वो अगर अपनी ज़मीन की कोई बाउंड्री मार्क्स वगैरह वहाँ पे लगवाना चाहता था और उसने अप्लाई भी किया था, लेकिन फिर वो उसकी कॉस्ट पे नहीं कर रहा, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? उसको कहेगा 30 दिन का टाइम है भाई, इसकी कॉस्ट वगैरह आप पे करो। अगर वो नहीं करता कॉस्ट पे, कॉज इट टू बी इरेक्टेड और रिपेयर्ड, या फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर इस बाउंड्री मार्क्स को इरेक्ट करवाएगा किसी दूसरे लोगों से, या रिपेयर अगर करवानी थी तो रिपेयर करवाएगा। वेयर सच वेयर द रेवेन्यू ऑफिसर कॉजेज अ बाउंड्री और रेवेन्यू और सर्वे मार्क टू बी इरेक्टेड और रिपेयर्ड, ही शैल subject to any rules or directions under the section 129 apportion the cost among the persons interested in the land in such manner as he deems just and certify the same to the collector। तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? वो उसको अगर उन्होंने कॉस्ट 30 डेज में पे नहीं की तो उसको खुद ही रिपेयर करवा लेगा या इरेक्ट करवाएगा, वो जो भी उसने बाउंड्री मार्क्स वगैरह लगवाने थे, और उसके रिगार्डिंग फिर वो बता देगा भी किसने कितने कितने, जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड थे कि किसने कितने कितने अमाउंट पे करनी है उसकी इरेक्शन की या रिपेयर की, और कलेक्टर को इसके बारे में बता देगा कि भी फलाने से इतने पैसे लेने हैं, फलाने से इतने लेने। सब सेक्शन दी, कलेक्टर में रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम सच पर्सन एज इट वर एन एरियर ऑफ द लैंड। अब ये वही बात आ गई, फिर जो कलेक्टर है ना वो उनसे रिकवर करेगा पैसे, और कैसे करेगा? जैसे एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू हम इतने तरीके पढ़ के आए, वो उनके अकॉर्डिंगली उससे रिकवर करेगा। पहले 30 डेज़ का टाइम था, अभी पे कर दो, कॉस्ट आप पे डलनी है, लेकिन वो नहीं की, वो करवा लिया रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी भी दूसरे लोगों से, फिर बता भी दिया कलेक्टर को इनसे इतने इतने पैसे लेने। अब रेवेन्यू वो कलेक्टर उनसे जैसे एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकवर करते हैं वैसे ही वो रिकवर करेगा, तो माफ़ी नहीं होनी। 131, responsibility for maintenance of the boundary and survey mark. Every landowner shall be responsible for the maintenance and good repair of the boundary and survey marks of his holding। वो जो भी किसी होल्डिंग का मालिक है, वो कह रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जो बाउंड्री मार्क्स वगैरह लगाए गए हैं इनको रिपेयर करें, इनको अच्छी हालत में रखें। And for any charges reasonably occurred on account of same by the revenue officer in the case of alteration, removal or disrepair। और जितने भी चार्जेस वगैरह रेवेन्यू ऑफिसर निकालेगा वो सारे इसी ने पे करने होते हैं। रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ और इंजरी टू बाउंड्री मार्क। अब ये एवरी विलेज ऑफिसर ऑफ एन स्टेट, जो भी स्टेट का विलेज ऑफिसर होगा शैल बी बाउंड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बाउंड होगा टू फर्निश रेवेन्यू ऑफिसर विद द इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द डिस्ट्रक्शन और रिमूवल। कोई
बाउंड्री मार्क या कोई सर्वे मार्क, कोई बुर्जी लगाई हुई थी, वो अगर डिस्ट्रक्ट हो गई है, उसको रिमूव कर दिया गया है, तो इस सूरत में ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विलेज ऑफिसर की कि वो रेवेन्यू ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देगा। 133 लैंड मेजरमेंट ऑफ द सर्वे टू बी बेस्ड ऑन द स्क्वेयर सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम। अब ये जो से बाउंड्री मार्क्स वगैरह लगते हैं ना, वो कह रहे हैं ये स्क्वेयर शेप में होंगे या रेक्टेंगुलर शेप में लगाए जाते हैं। सेव एज मे बी ऑफ स्पेसिफिकली बी अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द रूल्स मेड बाई। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहते हैं कि कोई इससे रिगार्डिंग कोई अपोजिट कोई रूल बनाया तो भाई हमने उनको मानना है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, द लैंड मेजरमेंट और सर्वे शैल बी बेस्ड ऑन स्क्वेयर सिस्टम, वही या तो स्क्वेयर शेप में किए जाएंगे और रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। एंड नो सर्वे और खसरा नंबर शैल बी मेड लेस देन 1 एकड़ इन एरिया। अब या और दूसरी बात कह रहे हैं जो सर्वे नंबर या खसरा नंबर लगने हैं वो 1 एकड़ से कम की ज़मीन को नहीं लगेंगे। खसरा नंबर शैल बी मेड लेस देन 1 एकड़ इन एरिया। खसरा नंबर या सर्वे नंबर जो लगने हैं वो 1 एकड़ से कम ज़मीन पे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोई इससे रिलेटेड कोई अपोजिट रूल बना दिए तो उनको मान लो। सबसेक्शन 2 द रूल्स मेड इन सबसेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 मे आल्सो ले डाउन कंडीशंस फॉर और रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सब डिवीजन ऑफ सर्वे। अब इस पे ये जो सर्वे नंबर या खसरा नंबर लगा दिए गए हैं, वो कह रहे हैं इन पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रूल्स के अकॉर्डिंगली जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर लगा रही है तो फिर उसको भी माना जाएगा। पेनल्टी सबसेक्शन 1 इफ़ एनी पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉयज, कोई पर्सन विलफुली जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर रहा है, इंजर्स और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी रिमूव बाउंड्री या सर्वे मार्क उसने रिमूव कर दिया इरेक्टेड, ही मे बी ऑर्डर्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर टू पे सच फाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़ फॉर ईच मार्क सो डिस्ट्रॉयड। जितने बाउंड्री मार्क किसी पर्सन ने अगर विलफुली डिस्ट्रॉय किए हैं तो उसको पर बाउंड्री मार्क पे 50 रुपये का फ़ाइन होगा। वैसे पंजाब वालों ने इसको 500 रुपया कर दिया, 500। पंजाब में 500 रुपया वैसे, लेकिन लैंड रेवेन्यू में ओवरऑल बात की गई, ये 50 रुपये पर बाउंड्री मार्क अगर किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो उसको फ़ाइन होगा, उसको पेनल्टी लगेगी। बी नेसेसरी टू डिफरे द एक्सपेंसेस फॉर रिजॉर्टिंग द सेम एंड ऑफ रिवार्डिंग द पर्सन इफ़ एनी हु गेव इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो कह रहे हैं कि साथ इसके साथ साथ वो भी खर्चे वगैरह अलहदा किए जाएंगे जो कि उसको दोबारा बनाने में लग रहे हैं, या फिर जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको कोई भी पैसे देने हैं भी, वो भी होंगे। ए रेवेन्यू ऑफिसर टू पे 50 रुपीज़ सो डिस्ट्रॉयड इंजर्ड और रिमूव्ड एज मे इन द ओपिनियन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर बी नेसेसरी टू डिफरे द एक्सपेंसेस ऑफ रिस्टोरिंग द सेम, उसको रिस्टोर करने के लिए या जिसने खबर दी है उसको जो पैसे देने हैं वो भी इसमें वो डिसाइड करेगा कि कितने देने हैं। पेनल्टी जो 500 रुपया या 50 रुपया लग रही है। सबसेक्शन 2 द इम्पोजिशन ऑफ ए फाइन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बार ए प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 44 और PPC। अब दूसरी बात ये यहाँ पे सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं कि सिर्फ ये फ़ाइन या पेनल्टी वगैरह नहीं लगा देनी, तो 50 रुपया दे दिए 500 रुपया दे दिया तो बात ख़त्म होगी, नहीं। वो कह रहे हैं कि सेक्शन 44 के अंडर अगर PPC के अंडर उसके ख़िलाफ़ FIR भी जो क्रिमिनल केस है वो भी चलाया जा सकता है, FIR भी रजिस्टर हो सकती है। ये नहीं होगा कि वो यहाँ पे ये कह दिया जाए कि जो उसने पेनल्टी पे कर दी है तो अब उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, नहीं, तो यहाँ पे वो भी हो सकती है। तो बहरहाल जी ये हमारा सर्वेज एंड बाउंड्रीज चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह पार्टीशन को भी शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।